नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी तो फिर से हाजिर है हमारी ऑनलाइन क्लास में। तो आज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का शुक्रिया बहुत अच्छे कमेंट करने के लिए। आप सबकी मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो हम चल रहे हैं हमारी यात्रा की तरफ, जो अभी हमारी शुरू हो चुकी है। हमने साहित्य पढ़ लिया है। देखिए, आपके सिलेबस में जो साहित्य था, यानी कि हिंदी गद्य साहित्य का आधुनिक इतिहास और काव्य साहित्य, ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका प्रथम चैप्टर, यानी कि पहला पाठ। जो पहला पाठ लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने, ठीक है। और उनके द्वारा जो लिखा गया पाठ है वो राष्ट्र का स्वरूप, मतलब हमारे जो लेसन नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है, ये यूपी बोर्ड का है ये, ठीक है। यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी का सिलेबस है ये। उसमें फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं अभी इन्हें। सबसे पहले हम वासुदेव शरण जी के बारे में पढ़ेंगे कि वासुदेव शरण जी का जन्म कब, कहाँ, कैसे, उनकी काव्य कृतियाँ कितनी है, कैसी है, कितनी है, और क्या क्या उन्होंने रचनाएं करी है, ठीक है। और उनका जो काव्य जीवन है, यानी कि उनका जो लेखन जीवन है वो किस प्रकार से चला है, यानी कि इनके बारे में सभी कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में हम इनके द्वारा जो लिखा गया है राष्ट्र का स्वरूप, उस पाठ को पढ़ेंगे और बहुत मज़े से पढ़ेंगे। आप आनंद लेकर पढ़िएगा। तो चलते हैं हम हमारी यात्रा की तरफ, जो हमारी यात्रा शुरू है। सबसे पहले है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। हम यहाँ लिख सकते हैं जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ के जनपद के खेड़ा गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता, ठीक है। इनके माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ में। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। तदंतर, यानी कि बाद में या फिर पश्चात भी बोल सकते हैं हम, और बाद में भी बोल सकते हैं। पश्चात मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय, यानी कि जो खुदाई में जो खनन के दौरान जो सामग्री प्राप्त होती है हमें, उसका एक संग्रहालय होता है, एक म्यूजियम होती है। उस संग्रहालय में अध्यक्ष के पद पर रहे। सन 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी तथा सन 1946 ईस्वी में डीली की उपाधियां प्राप्त की, ठीक है। तो ये था उनका जीवन परिचय कि उनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा गांव में हुआ था, ठीक है। मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश में ही है। और इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनका जो बचपन है वह भी लखनऊ में ही बीता था। और उन्होंने 1929 में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। उसके बाद में उन्होंने मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद में उन्होंने 1941 में पीएचडी की, ठीक है, डॉक्टरेट डिग्री जो होती है वह की उन्होंने। और उसके बाद में 1946 ईस्वी में डीली की उपाधियां प्राप्त की। ये उनका जीवन परिचय था, उनकी शिक्षा थी, उन्होंने क्या क्या कैसे प्राप्त किया था। आगे चलते हैं। इन्होंने पाणिनि कालीन भारत विषय पर शोध किया। शोध यानी कि उनका मनन किया, ठीक है। पाणिनि कालीन जो भारत था वो कैसा था? सन 1946 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। क्या किया उन्होंने? कि उन्होंने पाणिनि कालीन जो भारत था, एक विषय था, उस विषय पर शोध किया उन्होंने। सन 1946 से 51 के बीच में सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया, ठीक है। सन 1951 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, जो कहाँ पर है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है? बनारस में है, यानी कि काशी में ही है। बनारस को वाराणसी भी कहते हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी यानी भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन 1952 में लखनऊ विश्वविद्यालय में
राधा मुकुंद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए थे। ठीक है, कौन? वसुदेव शरण अग्रवाल जी क्या हुए थे? देखिए 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा मुकुंद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए थे। व्याख्याता यानी कि लेक्चरर नियुक्त हुए थे, उन्हें लेक्चरर की जॉब मिल गई थी। आगे चलते हैं हम, इन्हीं वासुदेव शरण अग्रवाल जी के ही जीवन परिचय पर अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी हमारा जो पाठ है वो शुरू नहीं हुआ है। व्याख्यान का विषय पाणिनि था। ठीक है, अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद यानी कि नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना, देखिए कहाँ कहाँ उनका काम था। अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर के, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना में, और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई आदि संस्थाओं के सभापति पद पर भी रह चुके हैं। देखिए बहुत बड़े बड़े कार्य कर चुके हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। बहुत कवि थे, कवि के साथ में उन्होंने बहुत बड़े बड़े पद भी हासिल किए, उन पर आसीन हुए हैं। अग्रवाल जी, ये नहीं आएगा, अग्रवाल जी ने पाली एक भाषा होती है, ठीक है, पाली संस्कृत आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। सन 1967 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। तो उनका निधन कब हुआ था? 1967 में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अलग से, हमें ध्यान रहेगा यहाँ पर 1967 ईस्वी में उनका निधन हुआ था। ठीक है, किनका? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निधन हो गया था 1967 में। तो 1904 से लेकर 1967 तक की उनकी जीवन यात्रा चली, और उस जीवन यात्रा के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, लेखन कार्य किया, वो बहुत बड़े बड़े पद पर आसीन हुए, अध्यक्ष रहे, व्याख्याता रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने कई शिक्षा में उन्होंने MA किया, PhD की या D ली की उपाधियां ली, कई प्रकार के ऐसे उन्होंने कार्य किए थे। आगे चलते हैं, भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। यानी कि जो भारतीय संस्कृति है, वैज्ञानिक का मतलब ये होता है कि भारतीय संस्कृति का शोध किया जाए, संशोधन किया जाए, प्रयोग किया जाए, उसका उपयोग किया जाए, फिर देखा जाए कि कितनी परिष्कृत संस्कृति है ये। तो उनकी ये इच्छा थी। क्या इच्छा थी? कि भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण उन्होंने क्या करा, उनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी कि वैज्ञानिक अनुसंधान अगर किया जाए तो भारतीय संस्कृति बहुत ही विलक्षण क्षमता को लेकर प्रतिष्ठित है इस संसार में। तो भारतीय संस्कृति का जो स्थान है इस विश्व में वो बहुत ही उच्च स्तर पर है, उनका ये मानना था। अतः उन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इसलिए भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए उन्होंने अनुसंधानात्मक यानी कि इन्वेंशन के हिसाब से, यानी कि शोध के हिसाब से उन्होंने कई निबंधों की रचना की, जिससे ये पता चल जाए, ये ज्ञात हो जाए कि भारतीय संस्कृति एक परिष्कृत और परिमार्जित संस्कृति है। निबंध के अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। ठीक है, भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी रूप में लिया जाता है कि हमारे देश के जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, विद्वान हैं, उन विद्वानों में सबसे आगे इनका नाम लिया जाता है। किनका नाम? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का नाम। ठीक है, तो ये प्रतिष्ठात्मक परिचय हम बोल सकते हैं कि उनका समाज में कितनी प्रतिष्ठा है, कितना नाम है। उनका जीवन जो है 1904 से लेकर 1967 ईस्वी तक का जो उनका जीवन समय था, उस जीवन समय में उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए। उनका देखिए संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को लेकर उनके अलग ही विचार थे, अनोखे विचार थे कि भारतीय संस्कृति विश्व की अनोखी संस्कृति है। उनको लेकर उन्होंने कई प्रकार के निबंध किए, और जो निबंध लिखे हैं वो शोधात्मक निबंध लिखे हैं, जिनका शोध किया जा सकता है, जिनका अनुसंधान किया जा सकता है। इस प्रकार के उन्होंने निबंध लिखे थे। आगे चलते हैं, कल्पवृक्ष पृथ्वी पुत्र भारत की एकता, कल्पवृक्ष पृथ्वी पुत्र
भारत की एकता, मातृभूमि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, ये इनकी सारी प्रमुख कृतियां हैं। इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। जायसी कृत पद्मावत, कौन जायसी? मलिक मोहम्मद जायसी। जब हमने साहित्य पढ़ा था तब आप उसमें देखेंगे कि हमने पद्मावत नाम का एक ग्रंथ पढ़ा था, मलिक मोहम्मद जायसी, जो प्रेमाख्यान है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की सजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके उन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी के कृत पद्मावत को लेकर उन्होंने सजीव व्याख्या की है। ठीक है, और बाण भट्ट थे, उनके द्वारा रचित हर्ष चरित का उन्होंने यहाँ पर साहित्यिक मतलब उनका अध्ययन करके, सांस्कृतिक अध्ययन करके यहाँ पर स्वयं को और साहित्य को गौरवान्वित किया है, यानी कि गौरव का अनुभव किया है। ठीक है, साहित्य को गौरव हो, गर्व हो, इस प्रकार का उन्होंने कार्य किया है। इसके अतिरिक्त इनकी लिखी और संपादित पुस्तकें और भी है। देखिए कौन कौन सी है। उरुज ज्योति, कला और संस्कृति, भारत सावित्री, कादम्बरी, पोद्दार, अभिनंदन ग्रंथ आदि, ये इनके कृतियां हैं। ठीक है, उनके कल्प वृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता और मातृभूमि, ये उनकी कृतियां हैं। उन्होंने दर्शन, साहित्य, पुराण आदि में भी कई रचनाएं लिखी है। उन्होंने जायसीकृत पद्मावत को सजीव व्याख्या, पद्मावत के विषय में सजीव व्याख्या प्रस्तुत करी है, और बाण भट्ट के द्वारा जो हर्ष चरित्र लिखा गया है उसकी सांस्कृतिक व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत करी है। उसके बाद उन्होंने पुस्तकें भी लिखी है, उरुज ज्योति, कला और संस्कृति, भारत सावित्री और कादम्बरी, पोद्दार, अभिनंदन के ग्रंथ आदि उनकी सारी रचनाएं हैं। इनकी भाषा का विषयानुकूल, प्रौढ़ तथा परिमार्जित है। प्रौढ़ यानी कि उनकी जो भाषा है वो पुरानी भाषा को लेकर उन्होंने उस पुरानी भाषा को भी अपने काव्य का विषय बनाया है, अपने लेखन का विषय बनाया है। इन्होंने मुख्यतः इतिहास, पुराण, धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्रों से शब्द चयन किया है। ठीक है, उनके जो लेखन के शब्द चयन वो कहाँ से किए हैं? देखिए, इतिहास से किए हैं, पुराण से किए हैं, धर्म से किए, संस्कृति से किए, और कई क्षेत्रों से उन्होंने शब्द चयन करके फिर उन्होंने अपने लेखन में लिखे हैं। ठीक है, और शब्दों को उनके मूल अर्थ में प्रयुक्त किया है। जैसे शब्द थे वैसे ही प्रयुक्त किए हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर या उनका दूसरा रूप प्रस्तुत नहीं किया है। आगे चलते हैं। संस्कृत निष्ठता के कारण कहीं कहीं वह दुरूह हो गई है। इनकी संस्कृत निष्ठता का मतलब होता है कि कुछ शब्द संस्कृत के आने के कारण जो भाषा को समझने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी कठिन हो गई है। दुरूह यानी कठिन हो गई है, दुरूह कठिन हो गई है। ठीक है, इनकी भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों, मुहावरों, कहावतों का अभाव दिखाई पड़ता है। यानी कि सिर्फ देशज और पुरानी हिंदी को उन्होंने लिया है, यहाँ पर अंग्रेजी, उर्दू और मुहावरे, कहावत इनका यहाँ समावेश नहीं मिलता है। इनकी मौलिक रचनाएं, मौलिक यानी कि इनकी खुद की स्वयं की रचनाओं में संस्कृत की सामासिक शैली की प्रमुखता है तथा भाष्यों में व्यास शैली की। इनकी शैली पर इनके गंभीर व्यक्तित्व की गहरी छाप दिखाई देती है। ये एक गंभीर अध्येता और चिंतक रहे हैं। इनके व्यक्तित्व का निर्माण एक सचेत शोधकर्ता, विवेकशील विचारक तथा एक सहृदय कवि के योग से हुआ है। इसलिए इनके निबंधों में ज्ञान का आलोक यानी कि ज्ञान का उजाला, आलोक का मतलब होता है उजाला, चिंतन की गहराई यानी कि मनन की, किसी विषय पर चिंतन किया है तो वो बहुत गहरे डूब जाते थे। उस गहराई को उन्होंने अपने लेखन का विषय बनाया। और भावोद्रेक और भावों को उजागर करना की तरलता एक साथ लक्षित होती है। सामान्यतः इनके निबंध विचारात्मक शैली के हैं, विचार प्रधान है। किसी विषय पर विचार प्रस्तुत करना, अपने मन के विचारों को प्रस्तुत करना उन्होंने अपने निबंध का विषय बनाया है। राष्ट्र का स्वरूप नामक जो निबंध है वह भी इसी प्रकार का राष्ट्र के स्वरूप के प्रति जो उनके विचार थे वह विचार यहाँ पर फूट कर निकले हैं। तो हम पढ़ेंगे राष्ट्र का स्वरूप नामक जो निबंध है उनके विचार किस प्रकार के हैं। तो इनके निबंध विचारात्मक शैली में ही लिखे गए हैं। अपने निबंधों में निर्णयों की पुष्टि के लिए
उद्धरणों को प्रस्तुत करना इनका सहज स्वभाव रहा है, इसलिए उद्धरण बहुलता इनकी निबंध शैली की एक विशेषता बन गई है। ठीक है, तो ये था उनका परिचय। अभी हम परिचय में ही चल रहे हैं। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। ठीक है, इनके कथन प्रामाणिक है। प्रामाणिक यानी कि जिनको प्रमाण प्रस्तुत किसी तरह की उनको सत्यता प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाणित है, उनके निबंध मौलिक है, उनके खुद के हैं। ठीक है, किसी तरह का कोई पक्ष देने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। और इनकी शैली में आत्मविश्वास की झलक मिलती है। बहुत आत्मविश्वास है उनके लिखने में। जो उनकी आत्मविश्वास झलकता है वह कहीं नहीं झलकता है, क्योंकि वे भारतीय संस्कृति के प्रणेता थे। वे भारतीय संस्कृति को अंदर से महसूस करते थे। वे भारतीय संस्कृति को परिष्कृत करना चाहते थे, परिष्कार करना चाहते थे, परिमार्जन के रूप में रखकर फिर उसे प्रतिष्ठित करना चाहते थे। वे विश्व को ये बताना चाहते थे कि भारतीय संस्कृति की क्या क्या कितनी विशेषता है। आज जो संस्कृतियां जितनी भी है वो सारी भारतीय संस्कृति के ही मूल से निकली हुई मानी जाती है। आगे चलते हैं। इनकी शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए चिर स्मरणीय रहेंगे। यानी कि चिर स्मरणीय का मतलब होता है सदैव याद रखने योग्य, सदैव याद रखने योग्य। ठीक है, प्रस्तुत निबंध यहाँ तो हो गया इनका पूरा जीवन परिचय और उनके विचार क्या थे, उनकी कृतियां क्या थी, ये सारा चीज यहाँ हो चुका है। अब आते हम देखिए हमारा यहाँ पर जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, उनका जीवन परिचय, उनका कृतित्व, उनका लेखन कार्य जितना भी था, यानी उनका शोध, उनके पद स्थान, जो भी उन्होंने कार्य किए थे वो सारा का सारा हमने पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पाठ की तरफ आ गए हैं कि उनके द्वारा लिखा गया जो राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ है वह क्या कह रहा है। पढ़ते हम। प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप इनके पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। ठीक है, उनके 4 निबंध संग्रह थे। ठीक है, कौन से थे हम देखते हैं। जो पृथ्वी पुत्र नाम का निबंध संग्रह था उससे लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने यह बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बनता है। ठीक है, राष्ट्र के स्वरूप में लेखक ने बताया है कि राष्ट्र का जो स्वरूप है वो 3 तत्वों से मिलकर बनता है। कौन से तत्वों से मिलकर बनता है कि ये जो 3 तत्व है, पृथ्वी, जन और संस्कृति। बिल्कुल, एक तो एक भूभाग होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्र का स्वरूप, किसी भी राष्ट्र का स्वरूप, हमारे देश का ही नहीं, इस दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं यानी जितने भी देश हैं, उन देश का जो स्वरूप बनकर यानी कि जो आकार बनकर आता है वो किससे आता है। सबसे पहले तो पृथ्वी होनी चाहिए, यानी कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें रहने वाली जनता होनी चाहिए, वहाँ निवास करने वाली जनता हो। ठीक है, उसके बाद उनकी संस्कृति हो, यानी कि संस्कृति से तात्पर्य क्या होता है। संस्कृति की परिभाषा एक सामान्य शब्दों में हम कहेंगे तो ये होगी कि जीवन यापन करने के तरीके। तो अलग अलग देश के अलग अलग जगह के जीवन यापन करने के तरीके हैं वो अलग अलग है, तो उन अलग अलग तरीकों के माध्यम से उसे संस्कृति कहा जाता है। तो यहाँ पर भी जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है वो यही कहना चाहते हैं कि जो एक संस्कृति होती है, यानी कि जो राष्ट्र का स्वरूप बनता है, एक स्वरूप बनकर आता है, तो वो किन चीज़ों से बनता है। 3 चीज़ों से। पहला पृथ्वी, दूसरा जन यानी कि लोग हो सकते हैं, यहाँ पर जनता बोल सकते हैं और लोग भी बोल सकते हैं। ठीक है, जनता। और तीसरा नंबर आता है हमारा संस्कृति। ठीक है, पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। यही कहना चाह रहे थे। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मानना था, क्योंकि वे अपने स्वयं को पृथ्वी पुत्र मानते थे, भारत पुत्र मानते थे। तो भारत पुत्र, पृथ्वी पुत्र मानने के फलस्वरूप उनके जो विचार थे वो यही थे कि वे पृथ्वी को माता मानते थे और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र कहते थे। राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए ये आवश्यक तत्व है कि किसी भी व्यक्ति का मतलब किसी भी देश के नागरिक के मन में उस देश की राष्ट्रीयता को बनाए रखने के लिए 2 चीज़ें जरूरी है। स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना और जो आपका राष्ट्र है उसे आप एक माता के रूप में समझते हो, तो फिर आप तन मन धन से आप उसके प्रति न्यौछावर हो सकते हो, तो आपके मन में फिर वो राष्ट्रीयता की भावना आ सकती है। राष्ट्र की समग्र का मतलब होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण।
राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन का दृढ़ संबंध होना चाहिए। भूमि और जन यानी कि जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है, देश की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, तो उसमें भूमि और जनता का मतलब जो जनता निवास कर रही है जिस भूमि पर, उस भूमि से उसका अंतर्मन प्रेम होना चाहिए, आंतरिक प्रेम होना चाहिए, वह उसे छोड़े ना, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला हाँ ये मुझे दे दो और उसने ले लिया, चलो भाई हाँ पैसे मिल गए मुझे, ऐसा नहीं। आप उसे धन से ज़्यादा आप प्रेम करे हो, ऐसा भाव आपके मन में होना चाहिए, तो आपके मन में राष्ट्रीयता की भावना है, अन्यथा वह राष्ट्रीयता की भावना नहीं कहलाएगी। इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में भी लेखक ने मार्मिक विचार प्रस्तुत किए हैं। लेखक के अनुसार सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित हो उठता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लेखक संस्कृति को लेकर अपने कई विचार उन्होंने अपने पाठ में प्रस्तुत किए, जो हम आगे पढ़ेंगे कि उनका पाठ क्या है। अब आता है, हम शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्र का स्वरूप भूमि, ठीक है। भूमि के पक्ष में है कि आप एक भूमि में रह रहे हैं, एक धरती पर रहते हैं, कुछ निश्चित भूभाग में रह रहे हैं, तो उस निश्चित भूभाग के प्रति आपके क्या कर्तव्य बनते हैं, वही कर्तव्य राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं, ठीक है। आपका उनके प्रति क्या प्रेम है, आपका उनके प्रति क्या भाव है, क्या विचार है, क्या धारणा है, मन में क्या, अंतर मन में आपका उस जो जिस भूमि पर रह रहे हैं उस भूमि से क्या जुड़ाव है, वह यहाँ पर व्यक्त किया गया है लेखक के द्वारा। तो हम शुरू करते हैं। भूमि क्या है? भूमि, भूमि किसे कहते हैं? एक धरती के किसी टुकड़े को, मतलब पृथ्वी के किसी टुकड़े को हम भूमि कह सकते हैं, ठीक है। और या फिर हम जहाँ रह रहे हैं उसे भूमि कहेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी का कोई ऐसा भूभाग, निश्चित भूभाग जहाँ हम निवास कर रहे हैं, जहाँ जनता निवास करती है। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। बिल्कुल, एक पृथ्वी पर बसने वाले व्यक्ति और उन व्यक्तियों की जो संस्कृति होती है, यानी कि उनके जीवन यापन का जो तरीका होता है, जिस प्रकार से वो जीवन को जीते हैं, उस तरीके को, और इन तीनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? राष्ट्र का स्वरूप कहते हैं। उसी से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। पृथ्वी पर बसने वाले लोग और उन लोगों की संस्कृति, ये तीन चीजें मिलकर एक राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करती है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। यानी कि कहते हैं कि पृथ्वी का निर्माण वैज्ञानिक रूप से माना जाए तो पृथ्वी एक आग का गोला था और सूर्य का टुकड़ा था, और सूर्य का टुकड़ा एक आग का गोला था, और वो धीरे धीरे ठंडा हुआ और इस प्रकार से कुछ गैसों का सम्मिश्रण हुआ और इस प्रकार से पृथ्वी में जीवन बन गया और यहाँ पर आज जीवन है, ठीक है। और ये ठंडी हो गई, पानी है यहाँ पर, ऑक्सीजन है यहाँ पर, सभी कुछ है, ठीक है। लेकिन वैसे साहित्य में या शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो जो पृथ्वी है उसका निर्माण देवताओं ने किया था, ठीक है। वह अनंत काल से है कि बहुत समय से है, वो अनंत काल से, जिसका कोई काल का हम निर्धारण नहीं कर सकते। उसके भौतिक रूप यानी कि उसका जो बाहर का रूप हमें दिखाई देता है, या उसका सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यानी कि सचेत होना कैसे? उसका जो भौतिक स्वरूप है, जैसी वो दिखाई देती है, उसकी जो सुंदरता है, उसकी समृद्धि यानी कि उसका समृद्ध भाव है कि फल फूल रही है, उसके प्रति सचेत रहना यानी कि उसके प्रति जागृत भाव से रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि ये हमारी पृथ्वी है और हम इसके पुत्र हैं, ये हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। इस भाव के, इस प्रकार के भाव हमारे मन में, आंतरिक मन में हमारे व्याप्त होने चाहिए। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। पार्थिव स्वरूप का मतलब क्या हुआ? उसका जो भूभाग है, उस भूभाग के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए कि इसे कैसे फला फुलाया जाए, कैसे इसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसे उपजाऊ बनाया जाए, कैसे इसे उन्नति के शिखर पर पहुंचाया जाए। ये भाव हमारे मन में होने चाहिए, यह हमारा आवश्यक कर्तव्य माना जाता है। यह कौन? पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई वह निर्मूल होती है। निर्मूल यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई जड़ नहीं होती है, ठीक है। बिना अर्थ वाली, बिना
अर्थ वाली। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। यानी कि क्या है, लेखक ये कहना चाहते हैं निबंध के माध्यम से कि व्यक्ति में, उस पृथ्वी में यानी कि उस निश्चित भूभाग में निवास करने वाले व्यक्ति जितने राष्ट्रीयता की भावना से गूढ़ होंगे, यानी कि जितनी उनके मन में राष्ट्रीयता की भावना होगी, ये जो पृथ्वी है यानी कि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, वो उतना ही फल फूल होगा, उतना ही राष्ट्रीयता की जो भाव है वो आगे भी बढ़ेंगे। क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा हमारे आने वाली पीढ़ी करेगी। तो अगर हम देश के प्रति जागृत है या हम देश के प्रति सचेत है तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह भी हमारे नक्शे कदमों पे चलकर हमारा अनुकरण करके और वह भी राष्ट्रीयता के भावों का जो अंकुर अपने मन में जगाए रखेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यानी कि इसलिए उस राष्ट्रीयता की भावना के अंकुर को अपने मन में जगाए रखने के लिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की शुरू से अंत तक, आदोपांत का मतलब होता है प्रारंभ से अंत तक, प्रारंभ से अंत तक की जानकारी प्राप्त करना और उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है कि पृथ्वी के बारे में हमें यह जानकारी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इस कर्तव्य, ठीक है, इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, ये जो हमारा कर्तव्य है वो किसी एक तरीके से नहीं होना चाहिए, इसके कई प्रकार होने चाहिए, कई तरह के उसके पहलू होने चाहिए। हम कई प्रकार से हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसे हम बता सकें कि राष्ट्रीयता की भावना क्या है, जो अभी निवास कर रही है उनके अंदर हम राष्ट्रीयता की भावना का अंकुर जगा सके। ऐसे हमारे भाव यहाँ पर होने चाहिए कि इस कर्तव्य की जो पूर्ति है वो सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए, एक प्रकार से नहीं होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। यानी कि पृथ्वी के विषय में चाहे वो कोई छोटा ही विषय क्यों नहीं हो, लेकिन अगर कोई किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है तो हमें उस कमी की पूर्ति को करने के लिए सदैव सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि भाई इस प्रकार का ये कार्य हुआ है, अगर पृथ्वी में इस प्रकार की उर्वरता नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। ये हमारी संस्कृति है, संस्कृति को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम ही इस प्रकार से बेरुख हो जाएंगे, यानी कि हम ही उस तरह उसको मुंह मोड़ने लगेंगे उस कर्तव्य की तरफ, तो फिर कौन कार्य करेगा। तो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र के लोगों को जागरूक होना आवश्यक है। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। यानी कि पृथ्वी के किसी भी तरीके से अध्ययन करना एक जागरूक, जो कहते हैं जागरूक राष्ट्र का प्रतीक है और उसके लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य। यानी कि पृथ्वी के सभी भागों का अध्ययन करना, बहुत आनंद के साथ अध्ययन करना, यह हमारा कर्तव्य है। हमें इसका अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। और ये केवल आप कहो कि किसी एक स्थान से नहीं, हम कहते हैं कि या कई लोग कहते हैं कि नगरों में ये होना चाहिए, नगरों में संस्कृति का विकास होना चाहिए। तो नगरों का अकेले का ये कोई कर्तव्य नहीं है, हमें हमारी जनता का, यानी कि हमारे रहन सहन का, हमारे शासन के निचले तबके से लेकर उच्च तबके तक के सभी पहलुओं को लेकर एक एक चीज के एक एक स्तरों तक हमें संस्कृति का विकास करना चाहिए, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना चाहिए, राष्ट्र के स्वरूप के प्रति जागृत रहना चाहिए, संस्कृति का विकास करना चाहिए, संस्कृति का पोषण करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। लेखक देखो बहुत हमें संस्कृति के पोषण के लिए क्या क्या करना चाहिए, हम शायद हमारी साधारण जीवन में नहीं जान पाते। अगर ये महान विद्वान लोग इस प्रकार के निबंध या इस प्रकार का लेखन कार्य नहीं करते तो हमें इसका ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता। तो ये तो एक अथाह सागर है, इस सागर में डुबकी लगाना सहज बनता है और हमें हमारा काम करना चाहिए। आगे चलते देखिए, बने रहिए। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए।
यानी कि हमें केवल पृथ्वी का नहीं, पृथ्वी को सींचने वाले यानी कि पृथ्वी से जुड़े हुए सभी पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए, है ना। क्योंकि राष्ट्र का निर्माण किसी एक चीज से नहीं होता है, राष्ट्र का निर्माण तो बहुत चीज़ों से होता है, बहुत संकेतों से होता है, बहुत सारे पहलुओं से होता है। तो उन सभी को हमारे अध्ययन की परिधि में, हमारे अध्ययन का विषय बनाना चाहिए, चाहे वो मेघ हो, चाहे वह किसी प्रकार की ऋतुएं हो, या राष्ट्र को बनाने वाली यानी जलवायु हो, या फिर भौतिक स्वरूप हो उसका, पठारी स्वरूप हो, चाहे उसके पहाड़ हो, चाहे हवा हो, चाहे नदी हो, चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। उन सभी का अध्ययन करना हमारा कर्तव्य बनता है। उन मेघ जलों में परिवर्तित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। यानी कि जब हम इन चीज़ों के बारे में जागरूक हो जाएंगे, हम हमारे अध्ययन का विषय पृथ्वी से जुड़े हुए सभी पहलुओं को बनाएंगे, तो क्या होगा, हम हमारी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। हमारी संस्कृति से जुड़े रहने का मतलब क्या हुआ, हम राष्ट्र से जुड़े रहेंगे, और राष्ट्र से जुड़े रहने का मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना पनपती रहेगी, और राष्ट्र का स्वरूप जो हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं वो हमारे मन के अनुसार हो जाएगा। आगे चलते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियों का मतलब होता है 9 निधियां होती है, ठीक है, अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, वसुंधरा। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों, देखिए यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि अब पृथ्वी धरती माता की विशेषता बताते हैं कि जिस धरती पर हम रहते हैं उसकी क्या विशेषता है। केवल एक कुछ कंकड़ पत्थर या मिट्टी का एक आवरण नहीं है, उसमें क्या क्या विशेषता है ये बताया है कि धरती माता की कोख में यानी धरती के अंदर अमूल्य निधियां हैं। हम पहाड़ों पर जब हम खुदाई करते हैं या किसी प्रकार जमीन को खोदते हैं तो कई प्रकार के धातु भी निकलते हैं, कई प्रकार के मोती निकलते हैं। तो ये निधियां हैं बहुत सारी, जिनके कारण यह जो धरती है वो क्या कहलाती है, वसुंधरा है। यानी कि धन को, अमूल्य निधियों को धारण करने वाली जो होती है वो उसे क्या कहते हैं, वसुंधरा है। उससे कौन परिचित नहीं होगा, यानी किसको पता नहीं है कि वसुंधरा किसे बोलते हैं। धरती का दूसरा नाम वसुंधरा है, किसको नहीं पता है, सभी को पता है, ठीक है। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। हम कहते हैं कि सोना चांदी है मिट्टी में गिर गया, खराब हो गया, लेकिन निकला तो वहीं से है, उसी पृथ्वी की कोख में से निकला है, तो फिर वो खराब कैसे हुआ। मिट्टी से तो वो परिष्कृत हो जाता है और साफ हो जाता है। दिन रात बहने वाली जो नदियां हैं, जो पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को रजाया है, सजाया है, ठीक है। यानी कि जो नदियां हैं वो क्या करती है, पहाड़ों से बहती हुई बारीक बारीक मिट्टी को लेकर मैदानी भागों में लाती है और वहां पर उस मैदान को चमकीला सा रोशन बना देती है और उपजाऊ बना देती है। तो ये भी क्या करा है, पृथ्वी क्या करती है, अपने अंदर के जो क्रियाकलाप है उसके माध्यम से भी पृथ्वी का श्रृंगार हो रहा है। यहाँ पर हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। यानी कि हमारे भविष्य की, हमारे भावी, हम बोल सकते हैं भावी, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय का मतलब हमारा विकास करने के लिए, हमारे भविष्य का उत्थान करने के लिए इन सब की जानकारी करना, यानी कि इनकी जांच पड़ताल करना, इन धातुओं की, पृथ्वी की नदियों की, पृथ्वी के पर्वत की, पहाड़ की, इन सब की जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। आगे चलते हैं। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जो पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। यानी कि पृथ्वी की गोद में जो पत्थर जन्म लेते हैं, यानी कि पृथ्वी की गोद में जो पत्थर है वे पत्थर क्या होते हैं, नदियों का पानी जब छलक छलक कर आता है तो वे पत्थर से टकराते हैं और पत्थर क्या करते हैं, धीरे 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 अपने तीखे आकारों में को छोड़कर और गोल आकार का रूप ले लेते हैं। तो वे भी कितने सुंदर लगते हैं, वो पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ाते हैं। संवारे जाने पर भी अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक होते हैं। नाना भांति यानी कि अनेक प्रकार के अनगढ़ नग
नग यानी कि कह सकते हैं हम मोती कह सकते हैं, ठीक है। नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में, विंध्य पर्वत है उसकी नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। कई प्रकार के अनगिनत, ठीक है, जो गढ़े नहीं गए हैं यानी कि जिनको बनाया नहीं है, लेकिन जो विंध्य पर्वत की नदियां हैं उनके प्रवाह से जब निकले हैं तो वे निकलकर तेज धूप के संपर्क में जब आते हैं तो ऐसे चमकते हुए दिखाई देते हैं जैसे कोई हीरे रखे हुए, वहां पर हीरे पड़े हुए हैं, ठीक है। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। यानी कि देखिए, हमें हमारी पृथ्वी में जो साधारण सी लगती है उसके अंदर कितनी धरोहर छुपी हुई है, कितने नगीने छुपे हुए हैं। पृथ्वी के गर्भ में सोना चांदी, आप कितनी प्रकार की धातुएं देख सकते हैं, कितने प्रकार के नगीने देख सकते हैं, वो सारे के सारे पृथ्वी के गर्भ में छुपे हुए। नदियों के माध्यम से वो पृथ्वी पर आते हैं बाहर, क्योंकि सारी जो नदियां हैं वो पर्वतों से निकलती है, और पर्वतों से निकलती है तो अपने साथ बहुत सारे धातु के कण लेकर आती है, और धातु के कण जब पानी में मिलते हैं तो वे जब जौहरी के पास जाते हैं, जब जौहरी तराश कर उसे कई ऐसे आकार में ढाल देता है, तब पता चलता है कि ये कहाँ से आई है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी की सुंदरता और भी उभर कर आती है, हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना का और विकास होता है। तो यहाँ तक जो हमने किया है ये आपका अभी आधा निबंध हुआ है, और इसके बाद का निबंध हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, तो बहुत अच्छा लगता है। और आगे पढ़ने के लिए आप जब कंटिन्यूटी बनी रहेगी हमारे बीच में, तो हमें अच्छे से लेसन समझ में आएगा। तो इतना लेसन अभी हमने समझा है, ये बहुत अच्छा समझ में आया है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के विचार हमें समझ में आए हैं। अगर ऐसे विद्वान नहीं होते तो हमें पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की सौंदर्यता के बारे में, या फिर हमारी संस्कृति के बारे में कैसे पता चलता, एक राष्ट्र का स्वरूप कैसे बनता है, इसका निर्माण किन चीज़ों से होता है, ये हमें नहीं पता था, क्योंकि घर में रहकर तो ऐसा ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।